बीरबल बनाम 3 चालाक जासूसों की जासूसी जंग। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि जब जासूसों का मुकाबला बीरबल से हो जाए तब चालाकी किसकी जीतती है? और जब सामने 3 जासूस हों तो क्या बीरबल अकेले ही उन पर भारी पड़ सकते हैं? आगरा का राजमहल हर दिन की तरह सजा हुआ था, पर इस बार महल में बेचैनी थी। शाही खजाने से लगातार बहुमूल्य रत्न और सिक्के गायब हो रहे थे। पहरेदारों को कुछ पता नहीं चल रहा था। अकबर चिंतित थे। अकबर, बीरबल, क्या अब हमारे महल के भीतर भी चोर घुस आए हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ये काम आम चोरों का नहीं लगता, ये किसी बड़े गिरोह का काम है, परंतु हमें शत्रु को उसी की चाल में फंसाना होगा। इसी बीच 3 अलग अलग राज्यों से 3 गुप्तचर जासूस राज दरबार में आए। एक पहला, वीरेंद्र, युद्ध नीति का विशेषज्ञ, तलवारबाजी में माहिर। 2 दूसरा, नकुल, वेश बदलने में निपुण, किसी का भी चेहरा धारण कर लेता। 3 तीसरा, चंद्रगुप्त, मनोविज्ञान और हिप्नोटिज्म का मास्टर। वे तीनों अपने अपने राज्यों की तरफ से अकबर के पास दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आए थे। अकबर, बीरबल, ये हमारे मित्र हैं, लेकिन क्या इनकी जांच होनी चाहिए? बीरबल, जहांपनाह, जब दुश्मन खुद चलकर आए तब सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बीरबल ने उन तीनों को राजमहल में ठहराया, पर हर कमरे में गुप्त सुराग बनवाए जिनसे उनके हर कदम की निगरानी होती। रात के अंधेरे में बीरबल ने देखा वीरेंद्र सैनिकों की गिनती और हथियारों का हिसाब कर रहा था। नकुल महल के प्रमुख दरबारियों के चेहरों की नकल कर रहा था। चंद्रगुप्त महल के पहरेदारों को सम्मोहित कर रहा था। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि यही लोग चोरी के मास्टरमाइंड हैं। अगले दिन बीरबल ने सभा बुलाई और कहा, हमने महल में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा दिया है, जिसे भी वो मिलेगा उसे अकबर इनाम देंगे। तीनों जासूस लालच में आ गए। वे रात होते ही उस खजाने की तलाश में निकल पड़े, परंतु जो नक्शा उनके पास पहुंचा था वो बीरबल ने खुद भेजा था। वे तीनों अलग अलग रास्तों से बीरबल के ही बनाए तहखानों में फंस गए। सभी को सुबह दरबार में लाया गया। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, मित्रों, खजाना मिल गया? तीनों चुप। बीरबल, तुम तीनों ने मिलकर हमारे खजाने को चुराया और फिर राज्य की जासूसी करने लगे। नकुल, तुमने दरबारियों का चेहरा बनाकर पहरेदारों को धोखा दिया। वीरेंद्र ने हथियारों की जानकारी ली और चंद्रगुप्त ने सैनिकों को सम्मोहित किया। तीनों अब पकड़े जा चुके थे। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने तो अकेले ही 3 जासूसों की जंग जीत ली। पर तभी बीरबल के गुप्तचर ने सूचना दी, जहांपनाह, इन तीनों के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है जो आगरा के बाहर गुप्त सेना तैयार कर रहा है। पूरा दरबार फिर से सन्न रह गया। बीरबल गंभीर हो गए, जहांपनाह, असली युद्ध तो अब शुरू होगा, जारी रहेगा। अब सवाल यह है, इन 3 जासूसों के पीछे असली शत्रु कौन है? क्या बीरबल अगली जासूसी जंग में भी विजयी हो पाएंगे? अगले भाग में देखिए, बीरबल बनाम छुपा मास्टरमाइंड, गुप्त सेना का षड्यंत्र। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कभी आपने सोचा है कि असली शत्रु वो होता है जो सामने कभी आता ही नहीं? और अगर वो पूरी गुप्त सेना खड़ी कर रहा हो तो बीरबल कैसे उसकी चालों को मात देंगे? पहला मोड़, रहस्य गहराता है। तीनों जासूस अब बंदी बन चुके थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद भी बीरबल चैन से नहीं बैठे। उन्होंने उनकी गुप्त डायरी जब्त की जिसमें लिखा था, महायोजन, सिंहासन पर नया सूरज उगाना। डायरी में एक कोडवर्ड भी बार बार लिखा था, अंध गुफा। बीरबल सोच में पड़ गए। अंध गुफा, जरूर यही इनके गुप्त ठिकाने का नाम है। बीरबल ने अपने भरोसेमंद जासूस मुल्ला कादिर को आदेश दिया कि राजधानी से 20 कोस दूर के जंगलों में अंध गुफा की तलाश करो। कुछ ही दिनों बाद खबर आई, जहांपनाह, एक पुरानी गुफा मिली है जहां पर दिन रात कुछ लोग सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अकबर चिंतित हो उठे, अगर ये गुप्त सेना तैयार हो गई तो हमारा राज्य संकट में आ जाएगा।
बीरबल बोले, जहांपना, अब हमें एक चतुर चाल चलनी होगी। बीरबल ने साधु का भेष बनाया, सिर पर जटाएं, हाथ में कमंडल और साधु वेश में अकेले ही अंध गुफा की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही देखा सैकड़ों सैनिक प्रशिक्षण ले रहे थे। गुफा के अंदर एक बड़ा सिंहासन बनाया गया था और सिंहासन पर बैठा था एक लंबा नकाबपोश। यही था असली मास्टरमाइंड। उसकी गूंजती आवाज आई, जल्द ही अकबर का तख्त हमारा होगा। दिल्ली से लेकर आगरा तक हमारा साम्राज्य होगा। तभी नकाबपोश ने बीरबल को देख लिया। नकाबपोश, तुम कौन हो? बीरबल, साधु वेश में। मैं भविष्य देखता हूं। मैं तुम्हें राज सिंहासन पर देख रहा हूं। नकाबपोश प्रसन्न हो गया और उसे अपने गुप्त योजनाओं में शामिल करने लगा। बीरबल ने गुप्त रूप से पूरे अड्डे की जानकारी इकट्ठा कर ली। बीरबल ने रात में सैनिकों को संदेश भिजवा दिया। अगली सुबह अचानक अकबर की पूरी सेना गुफा पर टूट पड़ी। मास्टरमाइंड पकड़ लिया गया। जब नकाब उतारा गया तो सभी चौंक उठे। ये तो पूर्व सेनापति मलिक फिरोज था। अकबर दंग रह गए। मलिक फिरोज, तुम्हें तो हमने वर्षों पहले दरबार से निकाला था। मलिक फिरोज बोला, हाँ बादशाह, उसी दिन से बदला लेने की आग में ये नाग पलने लगे। अकबर ने मलिक फिरोज को राज्यद्रोह के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, असली शत्रु वही होता है जो सत्ता से गिरकर लालच के अंधकार में चला जाता है, और अगर उसे समय रहते पहचान लिया जाए तो राज्य सुरक्षित रहता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे तो हर चालाक जासूस भी शिष्य बन जाए। कहानी से सीख, मोरल, जहां ईमान, सूझबूझ और धैर्य हो, वहां सबसे बड़ी साजिश भी हार जाती है, और जहां लोभ और बदले की आग हो, वहां विनाश निश्चित है। बीरबल ने एक ही सवाल में खोल दी मंत्रिमंडली की पोल। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सवाल से पूरे दरबार की सच्चाई सामने आ जाए? और जब सवाल पूछने वाला बीरबल हो तो कैसे चालाक मंत्री भी फंस जाते हैं। आगरा का शाही दरबार रोज की तरह सज धज कर लगा था, पर इस बार दरबार के भीतर कुछ खिचखिच चल रही थी। बीरबल के बढ़ते प्रभाव से कई मंत्री ईर्ष्या करने लगे थे। इनमें सबसे आगे थे एक मंत्री सोमदत्त, जो खजाने की देखरेख करता था, 2 मंत्री हरिकेश, जो व्यापारियों से संबंध रखता था, 3 मंत्री रतनलाल, जो राज्य के ठेके दिलाता था। तीनों मिलकर बीरबल को बदनाम करने की योजना बनाने लगे। सोमदत्त बोला, अगर बीरबल पर अकबर का भरोसा कम करवा दिया जाए तो हमारी चल पड़ेगी। तीनों मंत्रियों ने मिलकर अकबर के पास शिकायत पहुंचाई। जहांपना, बीरबल ने खजाने से मोहरें कम करवाई है। उसके गुप्तचरों के नाम पर राजकोष खाली हो रहा है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो राज्य को घाटा हो जाएगा। अकबर परेशान हो उठे। बीरबल ईमानदार है, पर यदि इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो जांच होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार पहुंचे। पूरा दरबार मंत्रियों के इशारों पर ताने मार रहा था। अकबर बोले, बीरबल, राज्य में भारी गड़बड़ी की सूचना मिली है, तुम्हें सफाई देनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मुझे पूरी अनुमति दीजिए कि मैं दरबार में एक प्रश्न पूछ सकूं, जिससे सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मान लीजिए राज्य में अचानक अकाल पड़ जाए। हमारे पास अनाज सीमित है, परंतु भूख से बचाने के लिए हर मंत्री को एक बोरी अनाज मुफ्त में दी जाएगी। अब आप सभी मंत्रियों से मेरा सवाल है, अगर ये अनाज अपने घर जाए तो क्या उसकी बोरियों में कोई कमी होगी? मंत्री सोमदत्त तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, हम ईमानदार हैं, बोरी पूरी जाएगी। हरिकेश बोला, हम तो जनता के सेवक हैं, कभी कमी नहीं आने देंगे। रतनलाल बोला, राजकोष की जिम्मेदारी हम पर है, बोरी सही ही पहुंचेगी। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपना,
ये वही मंत्री हैं जो जनता के लिए ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं, पर जब इनकी खुद की बोरियों में कोई कमी नहीं होने देती तो खजाने की बोरियों में क्यों कमी आ रही है? जो अपने हिस्से में गड़बड़ नहीं चाहता वो राजकोष में क्यों गड़बड़ करता? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रिमंडली के चेहरे पर पसीना आ गया। उनकी पोल खुल चुकी थी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक ही सवाल में पूरे षड्यंत्र की जड़ पकड़ ली। मंत्रीगण, अब तुम्हारी जांच होगी और दोष सिद्ध होने पर दंड भी मिलेगा। तीनों मंत्री घबरा गए। राजकोष से चोरी की पुष्टि हुई और सभी से वसूली कर उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। कहानी से सीख, मोरल, जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं अक्सर वही खुद गुनाहगार होते हैं। बुद्धि से सोचने वाला हर बार सत्य को उजागर कर सकता है। तांत्रिक की चालाकी पर बीरबल की करारी चोट। 2. प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कभी कोई ऐसा तांत्रिक आ सकता है जो बादशाह के दरबार में खुद को ईश्वर का दूत बताए? जब बीरबल ने उसकी चालाकी पर करारी चोट की तब सच्चाई का ऐसा पर्दाफाश हुआ कि दरबार दंग रह गया। आगरा का शाही दरबार हमेशा की तरह सुगंधित इत्र, रंग बिरंगे रेशमी पर्दों और चंद्रकांति दियों से सजा हुआ था। परंतु उस दिन एक अनोखी गहमागमी थी। बाहर से एक तांत्रिक आया था जिसका नाम था महातांत्रिक वज्रनाग। लोगों में चर्चा थी कि वज्रनाग के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो किसी को भी अमीर बना सकता है, भविष्य बता सकता है और शत्रु को दूर कर सकता है। अकबर ने भी उसकी ख्याति सुनी थी और दरबार में बुलाया। वज्रनाग ने प्रवेश किया। काले वस्त्र, सिर पर बड़ा मुकुट, गले में नागहार और मस्तक पर लाल तिलक। वज्रनाग बोला, जहांपनाह, मैं स्वयं तंत्र विद्या का महासिद्ध हूं। आपके राज्य में दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हैं। केवल मेरे उपाय से ही राज्य को सुरक्षा मिल सकती है। अकबर थोड़े चिंतित हो गए, परंतु बीरबल को तांत्रिक की आंखों में चालाकी दिखाई दी। वज्रनाग ने बड़ी गंभीरता से कहा, राजा अकबर, अगर मेरे बताए तांत्रिक अनुष्ठान नहीं हुए तो राज्य में अकाल, भूकंप और युद्ध के बादल घिराएंगे। तांत्रिक ने मांग रखी। एक महल में 40 दिन तक विशेष पूजा, 2 शाही खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन पूजा खर्च हेतु, 3 बीरबल को इस अनुष्ठान से दूर रखना। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई मंत्री भी वज्रनाग के पक्ष में बोलने लगे, पर बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल बोले, जहांपनाह, तंत्र विद्या अद्भुत है, परंतु सत्य की परीक्षा होनी चाहिए। यदि वज्रनाग सच्चा है तो वो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर जरूर दे सकेगा। वज्रनाग बोला, पूछिए। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, अगर आप भविष्य जानते हैं तो बताइए, कल दरबार में कौन सा मेहमान सबसे पहले आएगा? वज्रनाग ने आंखें मूंदकर कुछ मंत्र पढ़े और बोला, कल सबसे पहले राज ज्योतिषी पर हरिहर आएंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, अवश्य। पर बीरबल ने रात में योजना बनाई। अगले दिन दरबार खुलने से पहले ही बीरबल ने शाही रसोइये को बुलाकर आदेश दिया। राज ज्योतिषी को बुलाने से पहले रसोइया दरबार में दूध लेकर प्रवेश करे। जैसे ही दरबार खुला, सबसे पहले रसोइया दूध लेकर पहुंचा। अकबर ने वज्रनाग से पूछा, कहिए महातांत्रिक, आपने तो कहा था राज ज्योतिषी सबसे पहले आएंगे। वज्रनाग हकबका गया और बोला, यह असामान्य घटना है, शायद ग्रह बदल गए हैं। बीरबल मंद मंद मुस्कुराए। अब वज्रनाग ने डर फैलाने की कोशिश की। जहांपनाह, दरबार में ही कोई अशुभ शक्तियां मौजूद हैं जो अनुष्ठान को विफल कर रही है। बीरबल की उपस्थिति ही समस्या है। अकबर असमंजस में आ गए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं इन अदृश्य शक्तियों का रहस्य उजागर करूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने गुप्तचरों को तांत्रिक के निवास स्थान पर भेजा। पता चला कि वज्रनाग प्रतिदिन रात में महल से बाहर जाता है, नगर के साहूकारों और व्यापारियों से चुपचाप मिल रहा है, पूजा सामग्री के बहाने महंगे सामान वसूल रहा है
और मंत्रोच्चार के नाम पर मदिरा व अन्य नशीली वस्तुएं मंगवा रहा है। बीरबल को असली साजिश समझ आ गई। तीसरे दिन बीरबल ने एक नया खेल रचा। दरबार में उन्होंने घोषणा की, जहांपनाह, आज महातांत्रिक वज्रनाग एक महान भविष्यवाणी करेंगे। अकबर ने वज्रनाग से कहा, बताइए, इस दरबार में छुपे शत्रु कौन है? वज्रनाग थोड़ी देर मंत्र पढ़ने का अभिनय करता रहा और बोला, यहां बीरबल ही सबसे बड़ा संकट है। अगर इन्हें दरबार से हटाया जाए तो राज्य सुरक्षित रहेगा। पूरा दरबार चौंक गया। अब बीरबल ने अपनी आखिरी चाल चली। जहांपनाह, वज्रनाग इतना शक्तिशाली है तो वो ये भी बता सकता है कि मेरे जेब में इस समय कौन सी वस्तु है। वज्रनाग थोड़ा परेशान हुआ, फिर आंखें मूंदकर बोला, आपकी जेब में सोने की अंगूठी है। बीरबल ने जेब से निकालकर दिखाया, एक लहसुन की फांक। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर गंभीर हो गए। महातांत्रिक वज्रनाग, तुमने दरबार को ठगने का प्रयास किया है। बीरबल ने तुम्हारी चालाकी पर करारी चोट की है। अकबर ने आदेश दिया, वज्रनाग को कारावास और उसकी सारी संपत्ति जब्त। अकबर बोले, बीरबल, तुमने ना केवल राज्य को ठग से बचाया, बल्कि पूरे दरबार को सीख दी कि अंधविश्वास से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां तंत्र नहीं, केवल सत्य और सेवा ही फल देते हैं। कहानी से सीख, मोरल, जो लोग लालच और अंधविश्वास का जाल फैलाते हैं वे हमेशा बुद्धि और विवेक के सामने हारते हैं। बीरबल और 5 पंडितों की बुद्धि की जंग। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कभी 5 बड़े पंडित मिलकर भी बीरबल के आगे टिक पाए? और जब बीरबल ने अपनी चाल चली तो पंडितों का सारा पांडित्य दरबार में पानी पानी हो गया। आगरा के राज दरबार में एक दिन सूचना आई कि दक्षिण के प्रसिद्ध 5 पंडित महाराज अकबर के दरबार में आना चाहते हैं। इन पंडितों का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक पंडित महाविद्यानंद, वेदों का ज्ञाता। 2 पंडित तत्वबोधाचार्य, दर्शन शास्त्र का गुरु। 3 पंडित अर्थशास्त्री सोमेश्वर, राजनीति में माहिर। 4 पंडित ज्योतिषाचार्य लघुनाथ, ग्रहस्त्र का विशेषज्ञ। 5 पंडित न्यायशील वागीश, शास्त्रार्थ में अजय। इन्होंने दरबार में घमंड से घोषणा की, जहांपनाह, हम समस्त विद्वानों को पराजित कर चुके हैं। सुना है आपके दरबार में बीरबल नामक कोई मंत्री है। क्या वह हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जब ज्ञान घमंड बन जाए तो उसे विनम्रता सिखाना आवश्यक हो जाता है। 5 पंडित अपने घमंड में बोले, हम 5 हैं और अकेला बीरबल। हमारे ज्ञान के सागर में बीरबल की नौका डूब जाएगी। अकबर ने घोषणा कर दी, कल दरबार में भव्य शास्त्रार्थ होगा। बीरबल बनाम 5 पंडित। यदि बीरबल हार गया तो वो दरबार से मुक्त कर दिया जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। सभी को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। रात को बीरबल ने अपने गुप्तचरों से इन 5 पंडितों की पूरी जानकारी मंगाई। पंडित महाविद्यानंद शब्दों के जाल में उलझाता था। तत्वबोधाचार्य दर्शन की उलझी पहेलियां पूछता था। सोमेश्वर राजनीति के चक्रव्यूह रचता था। लघुनाथ ग्रहस्त्र से डराता था। वागीश तर्क से सामने वाले को चुप करा देता था। बीरबल ने सबकी कमजोरी समझ ली। उन्होंने एक गहरी चाल सोची। अगली सुबह पूरा दरबार भरा हुआ था। चारों तरफ दरबारियों, राजकुमारों, मंत्रियों और आम जनता की भीड़ थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। 5 पंडित बड़े घमंड से अपने आसन पर विराजमान हुए। पहला प्रश्न, पंडित महाविद्यानंद का सवाल, बीरबल, क्या ब्रह्मा का स्वरूप सगुण है या निर्गुण? बीरबल मुस्कुराए, पंडित जी, ब्रह्मा का स्वरूप वैसा ही है जैसा पूछने वाले की दृष्टि है। आप सगुण देखते हैं, मैं निर्गुण देखता हूं। दोनों ही दृष्टि सत्य है। दरबार में तालियां बज उठीं। अब तत्वबोधाचार्य ने प्रश्न किया, बीरबल, संसार सत्य है या माया? बीरबल बोले,
यदि संसार माया है तो आपका ज्ञान भी माया है, और यदि आपका ज्ञान सत्य है तो संसार भी सत्य है। आप ही निर्णय करें। पंडित निरुत्तर हो गया। अब सोमेश्वर ने चुटकी ली। बीरबल, राजा को किसे सलाहकार बनाना चाहिए, बुद्धिमान को या अनुभवी को? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह को ऐसे को बनाना चाहिए जो सलाह के समय बुद्धिमान हो और गलती पर अनुभव से सीखे। मैं प्रयास करता हूं कि दोनों बनो। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर हंस पड़ा। ज्योतिषाचार्य लघुनाथ ने गरज कर कहा, बीरबल, अभी तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जल्द ही अनिष्ट होगा। बीरबल ने जेब से एक नींबू और 7 मिर्ची निकाली और बोले, पंडित जी, अगर शनि इतना शक्तिशाली है तो ये मिर्ची नींबू बेअसर क्यों नहीं करता? और अगर ये बेअसर करता है तो शनि की शक्ति किस काम की? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब न्यायशील वागीश ने आखिरी वार किया, बीरबल, अगर सब कुछ तर्क से चलता है तो भक्ति का क्या स्थान है? बीरबल गंभीर होकर बोले, पंडित जी, भक्ति वो है जहां तर्क समाप्त होता है और प्रेम आरंभ होता है। बिना प्रेम के तर्क बेजान है और बिना तर्क के भक्ति अंधी है। दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। पूरा दरबार खड़े होकर तालियां बजाने लगा। पांचों पंडित निरुत्तर हो गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने बीरबल के चरणों में सिर झुका दिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अकेले ही 5 विद्वानों की बुद्धि की परीक्षा पास कर ली। सच ही है, जहां विवेक है वहां कोई तर्क नहीं टिकता। कहानी से सीख, मोरल, ज्ञान से बड़ा विनम्रता है और तर्क से बड़ा संतुलन। जो अहंकार करता है वो हारता है, और जो प्रेम व बुद्धि से चलता है वही सच्चा विजेता होता है। एक बीरबल का दिमागी जाल जिसमें फंस गया चालाक व्यापारी। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग के धूर्त खेल में सबसे बड़ा चालाक भी कैसे हार सकता है? और अगर सामने बीरबल हो तो क्या कोई उसकी चतुराई से बच पाया है? बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का राज दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। बीरबल सिंहासन के पास खड़े थे और बाकी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर। तभी दरबार में एक नया चेहरा दाखिल हुआ। वणिक लालचंद नामक एक धनी व्यापारी। वो दिखने में अत्यंत सज्जन था। माथे पर बड़ी सी तिलक की लंबी रेखा, मोटा सोने का हार और साथ में 4 नौकर झोले उठाए खड़े थे। अकबर ने पूछा, कहो वणिक जी, कैसे पधारे? लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं आपके राज्य में निवेश करना चाहता हूं। बड़े बड़े व्यापार करने का प्रस्ताव लाया हूं। आप चाहें तो मैं कुछ ही दिनों में पूरे राज्य की आय दोगुनी कर सकता हूं। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे, लेकिन बीरबल के होशियार दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज गई। बीरबल बोला, वाह, इतने चमत्कारिक व्यापार में तो जरूर कोई रहस्य छुपा होगा। लालचंद मुस्कुराया, कोई रहस्य नहीं महामंत्री जी, बस मेरे व्यापारिक हुनर का कमाल है। मैं सस्ते दाम पर माल खरीदता हूं और ऊंचे दाम पर बेचता हूं, और जो घाटा हो उसे मैं विशेष योजना से पूरा कर देता हूं। बीरबल समझ गए कि मामला गड़बड़ है, परंतु अकबर पहले ही लालचंद से प्रभावित हो चुके थे। अकबर बोले, ठीक है लालचंद, तुम कल से अपने व्यापार की शुरुआत करो। बीरबल, तुम इसकी देखरेख करोगे। अगले ही दिन बीरबल गुप्त रूप से लालचंद के गोदाम पहुंचे। वहां देखा, अनाज के बोरे में कंकड़ भरे हैं, मसालों में मिट्टी मिलाई गई है और रेशमी कपड़े में सस्ते धागे पिरोए गए हैं। बीरबल मुस्कुराए, तो ये है व्यापार बढ़ाने का रहस्य। बीरबल समझ चुके थे कि लालचंद अकबर के नाम पर राज्य के नागरिकों को लूटने आया है, पर वो चाहते थे कि इस चालाक व्यापारी को उसी के खेल में फंसाया जाए। बीरबल ने लालचंद को एक नई योजना सुझाई। महाशय, आपने तो व्यापार में कमाल कर दिया। अब क्यों ना हम सोने की मिट्टी की योजना शुरू करें? इसमें हम आम नागरिकों से पुरानी मिट्टी खरीदेंगे, जिसे विशेष रसायन से सोने में बदलेंगे।
लालचंद की आंखें चमक उठी। वाह महामंत्री जी, आप भी तो व्यापारी निकले। बीरबल ने एक खास मैदान में बड़ी तंबूगाह बनाई। वहां लालचंद से कह दिया कि कल सुबह दरबार में सारा सोना पेश करना होगा। अगले दिन पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। नागरिक भी एकत्रित हो गए। बीरबल ने लालचंद से कहा, तो दिखाइए वो चमत्कारी सोना जिससे आप हमारे राज्य को समृद्ध बनाएंगे। लालचंद सक्का गया। वो महामंत्री जी, कल रात अचानक बारिश हो गई और सारी मिट्टी बह गई। बीरबल मुस्कुराकर बोले, बारिश तो पूरे नगर में नहीं हुई, सिर्फ आपकी तंबूगाह पर ही क्यों हुई? तभी बीरबल ने संकेत किया और पहरेदारों ने लालचंद के नौकरों के पास से भारी मात्रा में असली सोना, कीमती गहने और नागरिकों से लूटा हुआ धन बरामद कर लिया। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर भी चौंक पड़े। अकबर गरजे, लालचंद, तुम्हारी सजा तो तय है, परंतु बीरबल, तुमने कैसे पहले ही इसे पकड़ने की योजना बनाई? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लालचंद के पास पहले से ही एक पुराना दस्तावेज था जिसमें लिखा था कि किसी भी संकट में मिट्टी योजना अपनाओ। मुझे वहीं से शक हुआ, पर तभी बीरबल के हाथ लगे लालचंद के थैले में कुछ रहस्यमयी कागज जिन पर किसी गुप्त संगठन के चिन्ह बने थे। बीरबल ने वो कागज अकबर को दिखाए। जहांपनाह, ये मामला इतना सरल नहीं। लगता है कोई बड़ा जाल हमारे राज्य में फैलाया जा रहा है, जारी रहेगा। क्या वणिक लालचंद किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? कौन है वो गुप्त संगठन जो सम्राट अकबर के साम्राज्य को हिलाने की तैयारी कर रहा है? बीरबल और अकबर का अदृश्य दरबार, रहस्यमयी साजिश की पहली परत। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी दरबार में ऐसी शक्तियां भी काम कर सकती हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता? और अगर ये शक्तियां बादशाह के तख्त को ही गिराने का षड्यंत्र रचे तो? पिछले प्रकरण में चालाक व्यापारी वणिक लालचंद पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसके थैले से मिले रहस्यमयी दस्तावेज ने पूरा दरबार हिला दिया था। उस दस्तावेज में एक अजीब सा चिन्ह था, 3 सांपों के सिर और एक त्रिशूल। उसके नीचे लिखा था, सम्राट के सिंहासन को डसने का समय निकट है। अकबर चिंतित हो उठे। बीरबल, ये कौन लोग हैं? बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, ये कोई साधारण चोर लुटेरों का काम नहीं है, ये किसी गुप्त संगठन का संकेत है। लगता है राज्य में ही कोई राजद्रोही मंडली सक्रिय है। बीरबल ने तुरंत अपने विश्वसनीय जासूसों को अलग अलग इलाकों में भेजा। कुछ ही दिनों में कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। राजधानी के बाहर जंगलों में रात के समय कुछ रहस्यमयी सभाएं होती थी। व्यापारियों के बीच कुछ लोग विशेष चिन्ह वाले सिक्के बांटते थे। कुछ दरबारी भी चोरी छिपे इन गुप्त सभाओं में जाते देखे गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हमें एक अदृश्य दरबार बनाना होगा, जहां हम इन साजिशकर्ताओं के बीच जाकर उनका असली चेहरा जान सके। बीरबल ने महल के नीचे बनी एक पुरानी गुफा को चुना। वहां अदृश्य दरबार बना। केवल चुनिंदा भरोसेमंद लोग उसमें शामिल थे। बीरबल बोले, अब हम एक जाल बिछाएंगे। हम खबर फैलाएंगे कि अकबर राज्य छोड़ने जा रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि सिंहासन खाली हो रहा है, तभी असली गद्दार सामने आएंगे। अकबर ने भी सहमति दी। पूरी राजधानी में अफवाह फैली। सम्राट अकबर कुछ समय के लिए राज्य छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर फैली, दरबार के कई मंत्री अचानक सक्रिय हो उठे। कुछ ने गुप्त सभा बुलाई। बीरबल के भेष बदले जासूस उन सभाओं में पहुंच चुके थे। रात के अंधेरे में एक खंडहर में बड़ी सभा हुई। वहां वही त्रिशूल और 3 सांपों वाला ध्वज टंगा था। एक गहरी आवाज गूंजी, समय आ गया है। सम्राट का तख्त खाली हो चुका है। अब सिंहासन पर नया राजा बैठेगा। तैयार रहो। बीरबल के जासूसों ने पूरी सभा की बात सुनी और अदृश्य दरबार को सूचना दी। अगले ही दिन अदृश्य दरबार में एक चौंकाने वाली खबर आई। जहांपनाह, दरबार के ही एक प्रमुख मंत्री वजीर अली खान इस षड्यंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। अकबर का चेहरा लाल हो उठा।
मेरे इतने करीबी। बीरबल शांत थे। जहां अपना अभी खेल पूरा नहीं हुआ, हमें इनका पूरा जाल देखना होगा। वजीर अली खान अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है जो खुद को पर्दे के पीछे छुपा रहा है। और फिर अदृश्य संदेश। तभी बीरबल के गुप्त दूत ने आकर एक रहस्यमयी चिट्ठी सौंपी। चिट्ठी में लिखा था, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, पर इस खेल में अगली चाल हमारी होगी। यदि हिम्मत हो तो अमावस्या की रात पुराने शाही कुएं पर आना, वही असली रहस्य उजागर होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। जारी रहेगा। अब सवाल यह है, अमावस्या की रात क्या होगा? कौन है वो असली रहस्यमयी शक्ति? क्या बीरबल इस बार भी जीत पाएंगे या कोई बड़ी अनहोनी उनका इंतजार कर रही है? 2 अमावस्या का शाप, बीरबल का सबसे बड़ा मुकाबला। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी शत्रु दिखाई नहीं देता, पर उसकी परछाई पूरे राज्य पर मंडराने लगती है? और जब बीरबल का सामना ऐसे अदृश्य शत्रु से हो, तो क्या बीरबल इस बार भी जीत पाएंगे? अमावस्या की रात, चारों ओर गहरा अंधकार, काले बादल छाए हुए, पूरा राज्य सिहरन में डूबा था। केवल कुछ जुगनू टिमटिमा रहे थे। बीरबल और उसके कुछ विश्वसनीय गुप्त सैनिक पुराने शाही कुएं के पास पहुंचे। वहां हवा में अजीब सी गंध फैली थी, मानो किसी प्राचीन तंत्र मंत्र की तैयारी हो रही हो। बीरबल बोले, सावधान रहना, यहां जो भी होगा वो सामान्य नहीं होगा। कुएं के पास रखा एक लाल दीपक अचानक जल उठा। उसके साथ ही गूंजती आवाज आई, बीरबल, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन यह तुम्हारा अंतिम स्वागत भी हो सकता है। कुएं के अंधेरे में से काले कपड़ों में लिपटे 7 लोग बाहर निकले। उनके चेहरे ढके हुए थे। उनके नेता के हाथ में वही त्रिशूल था, 3 सांपों वाले चिन्ह के साथ। बीरबल शांत स्वर में बोले, तो तुम ही हो वो गुप्त संगठन जिसके पीछे हम इतने दिन से थे? नेता ने हंसते हुए कहा, हम हैं नागव्यू। हम अकबर का तख्त गिराकर अपने महाराज को सिंहासन पर बैठाएंगे, और तुम्हारी चतुराई आज इसी कुएं में दफन होगी। फिर वे 7 लोग एक गोल घेरे में बैठ गए और संस्कृत के अजीब मंत्र उच्चारण करने लगे। हवा में भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी। जैसे ही उनके मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, बीरबल के साथ आए सैनिक बेहोश होकर गिरने लगे। बीरबल के मन में विचार आया, यह साधारण तांत्रिक क्रिया नहीं है, किसी प्राचीन शापित विद्या का उपयोग हो रहा है। बीरबल ने तुरंत अपने गले से लटकती सुदर्शन कवच माला को कसकर पकड़ा। ये माला उन्हें कभी हिमालय के एक सिद्ध योगी ने दी थी, जो किसी भी तांत्रिक प्रभाव से रक्षा करती थी। तभी नेता ने आदेश दिया, बीरबल को पकड़ो। 2 नकाबपोश तेजी से बीरबल की ओर दौड़े, मगर बीरबल की तलवार बिजली की तरह घूमी और दोनों नीचे गिर पड़े। तभी एक और हमला हुआ। अब की बार पीछे से एक विषधर सांप छोड़ा गया, जो उनके मंत्रों से वश में था। बीरबल फौरन कुएं के बगल में रखी राख की थैली को उठाकर फेंकते हुए बोले, अग्नि रक्षाय नमः। सांप राख की गंध से बेहोश हो गया। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हारे तंत्र को हराने के लिए भी मंत्र होते हैं। तभी उन 7 तांत्रिकों के पीछे से एक और चेहरा सामने आया। वो और कोई नहीं बल्कि दरबार का ही मंत्री वजीर अली खान था। वजीर अली खान बोला, बीरबल, मैं ही नागव्यू का असली संचालक हूं। तुमने मुझे बैंकाब करने की हिम्मत की, मगर आज अकबर का राज्य हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अभी खेल पूरा नहीं हुआ वजीर साहब। इसी समय अदृश्य दरबार से भेजे गए गुप्त सैनिक चारों ओर से निकलकर पूरे नागव्यू संगठन को घेर लेते हैं। लेकिन खेल और गहरा निकला। तभी अचानक कुएं से एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी, बीरबल, तूने केवल मोहरे पकड़े हैं, असली राजा तो अभी खेल में है। कुएं के भीतर गहराई से हंसी गूंजती रही। बीरबल चौंक उठे। क्या वजीर अली खान भी किसी बड़े खिलाड़ी का प्यादा था? कौन है वो असली शत्रु जो अभी भी अदृश्य है? जारी रहेगा। अब सवाल उठता है, कुएं के भीतर से बोलने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है?
क्या ये कोई तांत्रिक है या अकबर के साम्राज्य का ही कोई गुप्त शत्रु? और क्या बीरबल उसे पकड़ पाएंगे? नागव्यूह का अधिपति बीरबल के सामने सबसे बड़ा रहस्य। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कभी आपने सोचा है कि असली दुश्मन वही होता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है? जब बीरबल के सामने आया नागव्यूह का असली अधिपति, तो पूरी सल्तनत दहल उठी। पिछले भाग में बीरबल ने वजीर अली खान और नागव्यूह संगठन को पकड़ लिया था, लेकिन कुएं के भीतर से आई रहस्यमयी आवाज ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। असली राजा अभी खेल में है। बीरबल ने कुएं के भीतर जाने का फैसला किया। सैनिकों ने मशाले जलाई और बीरबल आगे बढ़े। कुएं के नीचे एक पुरानी सुरंग निकली जो सीधे महल के पिछले हिस्से की ओर जाती थी। सुरंग के अंतिम द्वार पर एक विशालकाय लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर वही चिन्ह उकेरा था, त्रिशूल और 3 सांप। बीरबल ने मंत्र पढ़ते हुए दरवाजा खोला। सामने एक गुप्त कक्ष था, जहां बैठा था एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाला पुरुष। उसकी आंखों में विचित्र तेज था। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मैं हूं नागाचार्य, इस नागव्यूह का असली अधिपति। जिस दिन अकबर ने गद्दी संभाली थी, उसी दिन से मैंने इस खेल की बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। नागाचार्य ने बताया कि वो पहले किसी पराजित राजवंश का गुप्त तांत्रिक था, जो अकबर के बढ़ते राज्य से अपना बदला लेना चाहता था। वर्षों तक उसने नागव्यूह संगठन खड़ा किया, जिसमें व्यापारियों, मंत्रियों और तांत्रिकों को शामिल किया। नागाचार्य बोला, मैंने अपने ही लोगों को तुम्हारे दरबार में मंत्री बनवाया। व्यापार के बहाने राज्य की नींव को खोखला किया। लालचंद और वजीर अली खान मेरे प्यादे थे। तभी नागाचार्य ने एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बनने लगा। हवा में भयंकर गूंज उठी। लगता था मानो पूरी गुफा टूट पड़ेगी। बीरबल ने साहस से काम लिया। उन्होंने अपनी सुदर्शन कवच माला को ऊंचा उठाया और उच्च स्वर में बोले, सत्य शिवन सुंदरम। माला से तेज प्रकाश निकला और नागाचार्य के चारों ओर का धुआं जल उठा। तांत्रिक मंत्र टूट गया। नागाचार्य कांपता हुआ गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। अगले दिन पूरे दरबार में कैदी बनाकर लाए गए नागाचार्य, वजीर अली खान और लालचंद को प्रस्तुत किया गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, यदि तुम्हारी बुद्धि और साहस न होता तो आज मेरा सिंहासन डूब चुका होता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सत्ता पर सबसे बड़ा हमला अंदर बैठे लोभियों और विश्वासघातियों से होता है। बाहर के शत्रु से लड़ा जा सकता है, पर भीतर के छुपे हुए नाग ज्यादा खतरनाक होते हैं। अकबर ने आदेश दिया, नागाचार्य को राज्यद्रोह के लिए कारावास। वजीर अली खान व लालचंद को संपत्ति जब्त कर दंडित किया गया। कहानी से सीख, मोरल, जहां लोभ, कपट और विश्वासघात पनपते हैं, वहीं से साम्राज्य की जड़ें कमजोर हो जाती है। और जहां सच्ची बुद्धि, सत्य और निडरता हो, वहां हर नागव्यूह हार जाता है। बीरबल की अनोखी परीक्षा, दरबार में लगी शर्त। अगर बीरबल के ज्ञान और चतुराई पर पूरी दरबार में शर्त लग जाए और सामने आ जाए सबसे कठिन परीक्षा, तो क्या बीरबल उसे पार कर पाएगा? अकबर के दरबार में उस दिन एक बड़ी बहस चल रही थी। मंत्रियों के बीच चर्चा थी, क्या बीरबल हर स्थिति में अपनी चतुराई से जीत सकता है? कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उनमें प्रमुख थे 3 चालाक मंत्री, रूपनाथ, अमर सिंह और गजेश्वर। तीनों ने मिलकर अकबर से कहा, महाराज, बीरबल हमेशा बुद्धिमान नहीं रह सकता। अगर उसे एक असंभव परीक्षा दी जाए तो वो भी हार सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल की परीक्षा लेना भी दिलचस्प होगा। बताओ, कैसी परीक्षा लोगे? तीनों मंत्रियों ने एक शर्त रखी, महाराज, हम बीरबल के सामने 3 प्रश्न रखेंगे। अगर वो एक भी प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो उसे दरबार में सबके सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी।
अकबर ने शर्त मान ली और बीरबल को बुलवाया। बीरबल पूरे आत्मविश्वास से दरबार में आया। तीनों मंत्रियों ने पहला सवाल रखा। पहला सवाल, बीरबल, इस संसार की सबसे हल्की चीज क्या है जिसे लाखों लोग हर समय उठाए रहते हैं पर उसका कोई वजन नहीं होता? बीरबल मुस्कुराया और तुरंत बोला, विचार। इंसान का मन हर क्षण विचार उठाता है। ये सबसे हल्की चीज है जो सब उठाते हैं पर इसका कोई वजन नहीं होता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब दूसरे मंत्री अमर सिंह ने सवाल किया। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर जब होती है तो सबको खुश करती है और जब नहीं होती तो सब दुखी हो जाते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, शांति। जब शांति होती है तो हर मन प्रसन्न रहता है, जब नहीं होती तो जीवन दुखमय हो जाता है। अकबर बहुत खुश हुए। अब तीसरे मंत्री गजेश्वर ने चालाकी से तीसरा सवाल रखा। तीसरा सवाल, बीरबल, बताइए कि आपके जैसा कौन व्यक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख होता है? पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल चालाकी से बीरबल को अपमानित करने के लिए पूछा गया था। अगर बीरबल उत्तर नहीं देता तो हार माननी पड़ती और अगर देता तो खुद को मूर्ख साबित करना पड़ता। बीरबल मुस्कुराया। उसने दरबार में चारों ओर देखा और बोला, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो न खुद सीख पाता है न दूसरों को सीखने देता है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। मंत्रियों के चेहरे लटक गए। अकबर बहुत खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चतुराई से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो ज्ञान के सामने घमंड से खड़ा हो वो हमेशा हारता है। कहानी की सीख, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो विनम्र रहे। जहां घमंड हो वहां हार तय है। बीरबल बनाम 3 चालाक जासूस। दरबार की सबसे बड़ी जांच। कहानी की शुरुआत सवाल से। अगर आपके ही दरबार में 3 ऐसे लोग घुस जाए जो मित्र बनकर राज्य को खोखला करना चाहते हो, तो क्या बीरबल अपनी बुद्धि से इस साजिश को पकड़ पाएगा? अकबर के दरबार में अचानक 3 विद्वान आए। तीनों ने अपने नाम बताए। पंडित वियोगी शर्मा, खगोल विद्या में माहिर। आचार्य तेजपाल, धन विद्या के ज्ञानी। कवि चंद्रसेन, कला और काव्य के रसिक। उन्होंने दरबार में आकर प्रणाम किया और बोले, महाराज, हम तीनों दूर देशों से आपकी ख्याति सुनकर ज्ञान बांटने आए हैं। अकबर प्रसन्न हो गए, लेकिन बीरबल की तीखी नजरें उन तीनों के चेहरों को पड़ रही थी। बीरबल ने देखा कि तीनों की चाल ढाल में कहीं न कहीं गड़बड़ है। वे जरूरत से ज्यादा विनम्र और चापलूस लग रहे थे। रात को बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये तीनों केवल विद्वान नहीं, ये दरबार में कोई साजिश रचने आए हैं। मुझे थोड़ी छानबीन करने दीजिए। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दे दी। बीरबल ने तीनों को अलग अलग बुलाकर उनके ज्ञान की परीक्षा ली। पहला जासूस वियोगी शर्मा। बीरबल ने खगोल शास्त्र का कठिन प्रश्न पूछा, आकाश गंगा का केंद्र कहां है? वियोगी शर्मा घबरा गया। उसे इसका उत्तर ही नहीं पता था। उसने इधर उधर की बातें करने लगा। दूसरा जासूस आचार्य तेजपाल। बीरबल ने पूछा, अगर एक व्यापारी के पास 1000 सोने के सिक्के हैं और उसे 15% लाभ चाहिए तो वो कितने में बेचेगा? तेजपाल ने हिसाब लगाने में गड़बड़ कर दी। बीरबल को उसकी कमजोर गणना पर हंसी आ गई। तीसरा जासूस कवि चंद्रसेन। बीरबल ने एक कठिन कविता की रचना करने को कहा। कवि चंद्रसेन की कविता में कोई तुकबंदी ही नहीं थी। अब बीरबल पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि ये तीनों विद्वान नहीं हैं। रात में गुप्तचरों से खबर आई कि ये तीनों दरअसल दुश्मन राज्य के जासूस हैं। उनका मकसद दरबार में रहकर राज्य की कमजोरियों की जानकारी इकट्ठा करना था। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। उसने तीनों से कहा, हम आपको आज महामंत्री बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अंतिम परीक्षा होगी।
आप तीनों को एक गुप्त राजकोष का नक्शा बनाया जाएगा, जिससे हम आपके बुद्धिबल को देख सकें। दरअसल वो नक्शा नकली था, जिसमें काल्पनिक राजकोष की जगह दिखाई गई थी। तीनों जासूस लालच में आकर रात में उस स्थान पर पहुंचे जहां पहले से ही सैनिक छिपे हुए थे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगले दिन बीरबल ने सारा भेद दरबार में खोल दिया। महाराज, ये तीनों दुश्मन राज्य के जासूस हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि समय रहते हम इन्हें न पकड़ते तो ये हमारे राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाते। अकबर गदगद होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई बराबरी नहीं। तुम्हारी चतुराई से राज्य एक बड़े संकट से बच गया। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, जहां चतुराई और धैर्य हो वहां कोई चालाकी नहीं चल सकती। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बीरबल और वो दरबारी जो हर 10 मिनट में कोई और बन जाता था। अगर आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो हर 10 मिनट में अपनी पहचान और रूप बदल ले, तो क्या आप उसकी असली सच्चाई जान पाएंगे? अकबर के दरबार में एक दिन एक नया दरबारी आया। उसका नाम था रूप सिंह। रूप सिंह ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं हर विद्या में निपुण हूं। राजनीति, संगीत, ज्योतिष, युद्ध कला, शिल्प कला, जहां जो काम चाहिए मैं वही बन जाता हूं। अकबर आश्चर्य में पड़ गए, पर दरबारियों ने ताली बजाई। सबको लगा बहुत गुणी आदमी है। बीरबल उसे गौर से देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। कभी वो संगीतज्ञ बन जाता, कभी खगोल शास्त्री, कभी सैनिक, कभी ज्योतिषी। हर 10 मिनट में उसकी वेशभूषा और बातें बदल जाती। बीरबल सोचने लगा, कोई इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है? जरूर कोई रहस्य है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक छोटी सभा रखी। उसमें रूप सिंह को भी बुलाया गया। पहली परीक्षा, संगीत ज्ञान। बीरबल ने एक दुर्लभ राग बजाने को कहा। रूप सिंह ने उसे अधूरा गाकर छोड़ दिया और बोला, यह राग बहुत प्राचीन है, आज का कोई सुन भी नहीं पाएगा। दूसरी परीक्षा, गणित ज्ञान। बीरबल ने एक कठिन गणितीय प्रश्न दिया। रूप सिंह ने उत्तर गोलमोल दे दिया। तीसरी परीक्षा, धातु विज्ञान। बीरबल ने एक मिश्र धातु की पहचान पूछी। रूप सिंह के पास फिर से कोई ठोस जवाब नहीं था। बीरबल अब लगभग समझ चुका था कि मामला गड़बड़ है। हर 10 मिनट बाद ये आदमी विषय बदल देता था। उसकी चालें बेनकाब हो रही थी। बीरबल ने दरबार में गुप्त सिपाहियों को तैनात कर दिया और अगले दिन बड़ा खेल रचा। बीरबल ने घोषणा की, आज रूप सिंह महाराज के सबसे खास मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। मगर इससे पहले अंतिम परीक्षा होगी। आपको पूरे 1 घंटे तक अलग अलग विषयों की चर्चा करनी होगी। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, हर 10 मिनट में एक नया व्यक्ति आकर उसकी जगह लेता रहा। बीरबल के गुप्त सिपाहियों ने यह सब देखा। असल में ये 3-4 अलग अलग व्यक्ति थे जो एक जैसे वस्त्र और श्रृंगार करके बारी बारी से आते थे। बीरबल ने अचानक सभा में सिपाहियों को इशारा किया। सारे नकली रूप सिंह पकड़ लिए गए। दरअसल ये दुश्मन राज्य के जासूस थे जो हर बार रूप बदलकर राज्य की गुप्त सूचनाएं चुराने आए थे। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, अगर तुम न होते तो हमारा पूरा राज्य धोखे का शिकार बन जाता। बीरबल मुस्कुराकर बोला, महाराज, असली विद्या दिखावे में नहीं, ज्ञान में होती है, और असली विद्वान हर 10 मिनट में नहीं बदलता। कहानी की सीख, असली विद्या कभी दिखावे से नहीं आती। जहां चतुराई हो वहां कोई छल नहीं टिक सकता। बीरबल ने एक ही सवाल से पूरे दरबार को चुप कर दिया। लेकिन वो सवाल क्या था? अगर पूरा दरबार एक राय से खिलाफ हो जाए और बीरबल अकेले खड़ा हो, तब क्या उसकी एक ही बात से सारा दरबार शांत हो सकता है? एक दिन अकबर का दरबार बहुत गरमाया हुआ था। मामला था, सच्चा इंसान कौन है? अकबर ने प्रश्न रखा था। हमारे राज्य में सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है जो झूठ बोलने का साहस भी न करे? मंत्री,
पंडित, दरबारी सभी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने पंडितों का नाम लिया, किसी ने व्यापारियों का, कोई साधु संतों को सच्चा बता रहा था। कुछ दरबारियों ने तो खुद को ही सबसे सच्चा घोषित कर दिया। दरबार में शोर बढ़ता ही जा रहा था। अकबर भी परेशान हो उठे। बीरबल पूरे समय शांत बैठा रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, किसी का नाम क्यों नहीं ले रहे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे एक ही सवाल पूछने दीजिए। अगर इसका उत्तर मिल गया तो सब खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। अकबर ने अनुमति दे दी। अब बीरबल ने पूरे दरबार की ओर देखकर धीमे लेकिन ठोस स्वर में सवाल पूछा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ये बताए, क्या उसने कभी अपने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। किसी ने नजरें झुका ली, कोई सोचने लगा, कुछ लोग इधर उधर देखने लगे। ये ऐसा सवाल था जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। जो लोग अभी तक खुद को सबसे सच्चा बता रहे थे, अब उनका चेहरा लाल पड़ गया। मंत्री तक बगले झांकने लगे। संतों ने चुप्पी साध ली। अकबर ने देखा, पूरे दरबार में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये दावा कर सके कि उसने कभी कोई झूठ नहीं बोला। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, सच्चाई केवल दावा करने से नहीं आती। हम सब इंसान हैं और जीवन में जाने अनजाने कभी न कभी कोई झूठ बोल ही बैठते हैं। इसलिए सच्चा वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और आगे सत्य के मार्ग पर चले। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक ही सवाल से पूरे दरबार को न केवल शांत किया बल्कि सत्य का सही अर्थ भी समझा दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी अतुलनीय है। पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। कहानी की सीख, सच कभी शोर मचाने से साबित नहीं होता। सच तो आत्मा की सच्ची स्वीकारोक्ति में बसता है। दरबार में आया जादूगर, बीरबल ने कैसे खोला उसका भेद? अगर दरबार में एक ऐसा जादूगर आ जाए जो चमत्कार दिखा दिखाकर राजा को अपने वश में करने लगे, तो क्या बीरबल उसकी असली चालाकी पकड़ पाएगा? एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसका नाम था महामाया तांत्रिक वज्रपाल। लंबे केसरिया वस्त्र, गले में माला, माथे पर त्रिपुंड और आंखों में अजीब चमक थी। वज्रपाल ने दरबार में आते ही कहा, महाराज अकबर, मैं महान तांत्रिक विद्या का ज्ञाता हूं। मैं आपके राज्य की रक्षा के लिए विशेष तंत्र शक्ति प्रदान कर सकता हूं। अकबर ने उसकी बातों को उत्सुकता से सुना। वज्रपाल ने दरबार में कुछ अद्भुत चमत्कार दिखाए। हवा में फूल मंडराने लगे। दीपक बिना तेल के जल उठा। एक मिट्टी का बर्तन अपने आप ऊपर उठने लगा। पूरा दरबार दंग रह गया। कुछ मंत्री तो तुरंत ही उसकी तारीफ में लग गए, लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। उसे वज्रपाल की हरकतों में बनावटीपन नजर आ रहा था। उसने सोचा, जहां दिखावा ज्यादा हो वहां कुछ ना कुछ खेल जरूर होता है। अगले दिन वज्रपाल ने प्रस्ताव रखा, महाराज, अगर आप मुझे दरबार का राजतांत्रिक नियुक्त करें तो मैं आपके राज्य को अपराजेय बना दूंगा, पर इसकी एवज में हर महीने मुझे 100 सोने के सिक्के और गुप्त कमरे की अनुमति चाहिए। अब मामला गंभीर हो गया। अकबर सोच में पड़ गए। कुछ मंत्री बोले, महाराज, ये सौदा राज्य के लिए लाभकारी होगा। बीरबल ने अनुमति मांगी कि वो भी जादूगर की परीक्षा लेना चाहता है। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने जादूगर को खुले मैदान में बुलाया और कहा, महाराज चाहते हैं कि आप बिना किसी तैयारी के हमें एक चमत्कार दिखाएं। सामने खड़ी इस पुरानी बंजर बांसुरी में मधुर ध्वनि बजाकर दिखाइए। वज्रपाल सक्का गया। बांसुरी में न कोई धागा था, न कोई छिपा यंत्र। वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, पर बांसुरी में कोई ध्वनि नहीं आई। दरबारियों को शक होने लगा। तभी बीरबल ने गुप्तचरों से जादूगर के कमरे की तलाशी करवाई। वहां से कई यंत्र मिले, अदृश्य धागे, चुंबकीय पत्थर, धुएं छोड़ने वाले छोटे यंत्र, झूठे दीपक
अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये चमत्कार नहीं, धोखेबाजी थी। अकबर क्रोधित होकर बोले, धूर्त वजपाल, तू मेरे दरबार को ठगने आया था। अगर बीरबल न होता तो तू हमें मूर्ख बना देता। सैनिकों ने वजपाल को बंदी बना लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, असली चमत्कार ईमानदारी और मेहनत में है। जहां लोभ हो वहां तंत्र मंत्र भी धोखा बन जाता है। दरबारियों ने बीरबल की खूब प्रशंसा की। कहानी की सीख, जहां बुद्धि और विवेक हो वहां कोई धोखेबाज अपनी चालाकी से जीत नहीं सकता। रहस्यमयी बेशकीमती पत्थर का मामला। कहानी की शुरुआत सवाल से, अगर एक ऐसा अनमोल पत्थर दरबार में आ जाए जिसकी कीमत का कोई अंदाजा ही न लगा सके, तो क्या बीरबल उस रहस्य को सुलझा पाएगा? एक दिन सुबह सुबह अकबर के महल में बड़ी हलचल थी। सैनिक एक अजनबी को पकड़ कर लाए जिसके पास एक चमचमाता बेशकीमती पत्थर था। अजनबी ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मुझे ये रहस्यमयी पत्थर जंगल में एक पुराने खंडहर के नीचे दबा मिला है। कहा जाता है कि ये पत्थर राजवंशों का प्रतीक है। इसकी कीमत अकल्पनीय है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उस चमकते पत्थर को देखकर चकित थे। वो असाधारण रूप से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। कुछ मंत्री बोले, महाराज, इसे राज्य के खजाने में रख लेना चाहिए। दूसरों ने कहा, महाराज, इसे मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, ये देवी का वरदान है। किसी ने सलाह दी, महाराज, इसे बेचकर राज्य को बहुत धन मिल सकता है। अकबर असमंजस में पड़ गए। बीरबल पूरे समय चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। कोई भी खजाना इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। मुझे इस पत्थर की जांच करने दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने पत्थर को पास से देखा। उसने उसकी चमक, वजन और बनावट को परखा। फिर उसने राजवैज्ञानिकों को बुलाया। वैज्ञानिकों ने बताया, ये पत्थर असली तो है, मगर इसमें कोई असाधारण खनिज मिश्रण है। ये साधारण हीरा नहीं है। ऐसी संरचना प्राकृतिक रूप से नहीं बनती। बीरबल ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तो इसका मतलब है ये मनुष्य निर्मित है। पूरा दरबार फिर चौंक गया। बीरबल ने गुप्तचरों से उस अजनबी की गुप्त जांच करवाई। पता चला कि वो अजनबी पड़ोसी राज्य का जासूस है। उसका उद्देश्य था इस पत्थर को अकबर के खजाने में रखवाकर धीरे धीरे राज्य की आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर करना। असल में वो पत्थर एक खास खनिज से बना था जो बहुत नाजुक रासायनिक तत्व छोड़ता था। लंबे समय में वो खजाने में मौजूद असली हीरों को नुकसान पहुंचा सकता था। बीरबल ने पूरी योजना दरबार में उजागर कर दी और कहा, महाराज, यदि ये पत्थर खजाने में रखा जाता तो धीरे धीरे हमारे असली रत्न नष्ट हो जाते। ये एक बहुत ही गहरी साजिश थी। अकबर हैरान रह गए। सैनिकों ने जासूस को बंदी बना लिया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी दूरदृष्टि ने एक बार फिर राज्य को भारी नुकसान से बचा लिया। अगर तुम न होते तो हम लालच में इस पत्थर को अपना समझ बैठते। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, जहां बुद्धि हो वहां सबसे बड़ा खजाना सतर्कता है। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। जब बीरबल ने खुद को ही कटघरे में खड़ा किया और हार स्वीकार की, अगर एक दिन बीरबल खुद ही अपने ऊपर आरोप लगाकर दरबार में कटघरे में खड़ा हो जाए, तो क्या वो सचमुच हार मान लेगा या इसमें भी कोई गहरी चतुराई छुपी होगी? अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण, दरबारी, गायक, कवि और विद्वान बैठे थे। लेकिन उस दिन माहौल थोड़ा अलग था। अकबर ने अचानक घोषणा की, दरबारियों, आज बीरबल पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। कहते हैं कि बीरबल ने गलती की है। आज उनका न्याय यही होगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था।
दरबार में राज्य के एक धनी व्यापारी ने बीरबल पर आरोप लगाया। महाराज, बीरबल जी ने मेरे साथ अन्याय किया है। इन्होंने मुझे कर में छूट देने से मना कर दिया, जबकि अन्य व्यापारियों को राहत दी गई। क्या यह भेदभाव नहीं है? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल, इस आरोप में क्या सत्यता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करता हूं। मैंने वाकई इसे कर में छूट नहीं दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने तो आरोप मान भी लिया। बीरबल ने आगे कहा, मैं खुद को कटघरे में खड़ा करता हूं। मुझे अपने इस फैसले का उत्तर देना होगा। यदि दरबार को लगे कि मैंने अन्याय किया है तो मैं सजा स्वीकार करूंगा। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस व्यापारी के पिछले वर्ष के कर रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पाई गई थी। इसने कर चोरी की थी, लेकिन राज्य ने इसे दंड नहीं दिया था, केवल चेतावनी दी। इसीलिए इस वर्ष जब अन्य व्यापारियों को छूट दी गई तो मैंने इसे नियम अनुसार अपात्र मानते हुए छूट नहीं दी। सारे दरबारी अब व्यापारी की ओर घूरने लगे। बीरबल ने आगे सबूत पेश किए। राजस्व अधिकारी भी बुलाए गए, जिन्होंने सच्चाई बताई। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गलती मान ली। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने तो सत्य का पक्ष लेकर राज्य का धन भी बचाया और न्याय भी किया। तभी बीरबल मुस्को, महाराज, मैंने हार इसलिए मानी क्योंकि मैं चाहता था कि पूरा दरबार ये देखे कि किसी भी अधिकारी पर जब आरोप लगे तो उसे खुले दिल से उसका सामना करना चाहिए। अगर मैं भी अपने पद का घमंड करता तो शायद सत्य बाहर ही ना आता। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। सीख, मोरल, सच्चा इंसान वह है जो आरोप लगने पर डरता नहीं, बल्कि साहस से सत्य को सामने लाता है। जहां सत्य हो वहां हार भी सम्मान बन जाती है। अगर अचानक पूरे दरबार के सामने 3 ऐसी रहस्यमयी पहेलियां रख दी जाए जिनका हल न मिले तो राज्य पर संकट आ जाए, तब क्या बीरबल हर बार की तरह इस बार भी अपनी चतुराई से सबको चौंकाएगा? रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब साधु आया। उसके हाथ में एक मोटी पोथी थी और चेहरा रहस्यमयी मुस्कान से भरा हुआ। साधु बोला, महाराज अकबर, मैं दूर जंगलों से आया हूं। मेरे पास 3 दिव्य पहेलियां हैं। अगर आप इन्हें हल कर लें तो मैं आपके ज्ञान की प्रशंसा करूंगा, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको मेरे आश्रम के लिए भारी दान देना होगा। अकबर थोड़े चिंतित हुए, लेकिन चुनौती स्वीकार कर ली। पूरा दरबार उत्सुकता से भर उठा। पहली पहेली। साधु ने मुस्कुराते हुए पहली पहेली पढ़ी, जो हर किसी के पास है, मगर कोई उसे छू नहीं सकता। उसके बिना कोई नहीं जी सकता। बताइए वो क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराया। उसने उत्तर दिया, वो है सांस। हर किसी के पास है, कोई छू नहीं सकता, उसके बिना कोई जी नहीं सकता। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, पहला उत्तर सही, लेकिन अभी 2 और पहेलियां बाकी हैं। दूसरी पहेली। अब साधु ने दूसरी पहेली सुनाई। एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही कम दिखती है। सारे दरबारी फिर चुप। कुछ मंत्रियों ने सोचा धन, प्रेम, उम्र, पर सब भ्रमित थे। बीरबल ने फिर मुस्कुराकर उत्तर दिया, अंधेरा जितना बढ़ता है रोशनी उतनी कम दिखती है। साधु के चेहरे पर अब थोड़ी बेचैनी दिखने लगी। उसने कहा, ठीक है, 2 उत्तर सही हुए, लेकिन अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली है। अगर इसमें हार गए तो पूरा राज्य हार जाएगा। तीसरी और सबसे कठिन पहेली। साधु ने गहरी आवाज में तीसरी पहेली कही, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हड्डियों के मजबूत है, बिना पंखों के उड़ती है, बिना मुंह के सब कुछ कह देती है? अब पूरा दरबार गहरी सोच में डूब गया। किसी के पास जवाब नहीं था। अकबर भी चिंतित हो उठे। साधु ने कहा, समय पूरा हो रहा है, अब कोई जवाब नहीं मिला तो राज्य की हार तय है। बीरबल का कमाल।
तभी बीरबल ने हाथ उठाया और आत्मविश्वास से बोला, इसका उत्तर है सोच। सोच में हड्डियां नहीं होती, लेकिन ये सबसे मजबूत होती है। पंख नहीं होते, फिर भी कल्पना की उड़ान भरती है, और बिना बोले भी ये दुनिया के हर भाव को बयां कर देती है। साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। असली रहस्य का पर्दाफाश। तभी बीरबल ने आगे कहा, महाराज, ये साधु असल में दूर के राज्य का जासूस है, जो हमारे ज्ञान की परीक्षा के बहाने हमें कमजोर सिद्ध करना चाहता था। अगर हम हार जाते तो वो हमारे राज्य की कमजोरी अपने राजा को बता देता। साधु डर के मारे कांपने लगा। सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अकबर का गर्व। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे हर चालाकी हार जाती है। तुम्हारे रहते इस दरबार में कोई रहस्य ज्यादा देर टिक नहीं सकता। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, समझदारी से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। असली ताकत बाहुबल में नहीं, बुद्धि बल में होती है। बीरबल और 3 पंडितों का ज्ञान युद्ध। अगर दरबार में 3 ऐसे पंडित आ जाए जो अपने अपने ज्ञान का सबसे बड़ा ज्ञानी होने का दावा करें, तो क्या बीरबल अकेला उनकी परीक्षा में उन्हें हरा पाएगा? अकबर के दरबार में एक दिन 3 विद्वान पंडित पहुंचे। उनके नाम थे, एक पंडित वाचस्पति त्रिपाठी, शास्त्रों का मर्मज्ञ, 2 पंडित अद्वैत शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, 3 पंडित तारकनाथ भट्ट, तर्कशास्त्र में पारंगत। तीनों ने महाराज अकबर से कहा, महाराज, हम तीनों संसार के सबसे बड़े विद्वान हैं। आपके दरबार में परीक्षा देना चाहते हैं ताकि हमें राजगुरु की उपाधि मिले। अकबर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन दरबार में खलबली मच गई। अगर ये राजगुरु बन गए तो बीरबल का क्या होगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इनकी परीक्षा ले सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोला, महाराज, विद्या की असली परीक्षा केवल प्रश्नों से नहीं, बुद्धि की कसौटी पर होती है। मैं इनकी परीक्षा लेने को तैयार हूं। बीरबल ने सबसे पहले वाचस्पति त्रिपाठी से पूछा, पंडित जी, बताइए, जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? वाचस्पति बोले, वेदों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बीरबल मुस्कुराया, और अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, उसके सामने वेद पढ़े जाए या उसे भोजन दिया जाए? वाचस्पति चुप हो गए। दरबारियों में सरगोशी शुरू हो गई। बीरबल ने समझाया, पहला धर्म है भूखे को भोजन देना, बाकी धर्म बाद में आते हैं। अब अद्वैत शास्त्री की बारी थी। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, बताइए, कल किस घड़ी में वर्षा होगी? अद्वैत शास्त्री ने लंबी चौड़ी गणना शुरू कर दी और कहा, कल दोपहर 3 बजे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, कल हम सभी महल के आंगन में इकट्ठे होंगे। अगले दिन सभी एकत्र हुए। 3 बज गए, लेकिन सूरज तप रहा था। न वर्षा हुई, न बादल। अद्वैत शास्त्री की भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। बीरबल बोले, ज्योतिष तब तक ही चलता है जब तक प्रकृति सहमत हो। अब तारकनाथ भट्ट की बारी थी। बीरबल ने कहा, पंडित जी, क्या हर प्रश्न का उत्तर होता है? तारकनाथ गर्व से बोले, बिल्कुल, कोई भी प्रश्न पूछिए। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, आप सोते समय जागते हैं या जागते समय सोते हैं? तारकनाथ चौंक गए। उन्होंने कहा, ये तो उल्टा प्रश्न है। बीरबल ने कहा, हर तर्क का उत्तर नहीं होता पंडित जी, कभी कभी मौन ही उत्तर होता है। अब तीनों पंडितों की पोल खुल चुकी थी। उनका घमंड चूर चूर हो गया। दरबार में सबने बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के सामने बड़े से बड़े पंडित भी टिक नहीं सकते। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, व्यवहार और विवेक से आता है। पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। कहानी की सीख, ज्ञान वही सच्चा है जो व्यवहार में भी काम आए। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है।